कैसे हो मेरे रियल दे मद्रिद के चाहने वालों। पहले मैच में पहला गोल भी आ गया, एम्बापे का पहला ट्रॉफी भी आ गया, सीजन परफेक्ट स्टार्ट हो गया। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, ज्यादा क्रिटिकल ज्यादा घमासान रिव्यू नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत एक रिएक्शन मेरी तरफ से। एंड पहला मैच बहुत दिनों बाद क्लब फुटबॉल वापस आया है। हमने मैनचेस्टर डर्बी देखा, वहां पे मैनचेस्टर हार गया, लेकिन कल के मैच पे रियल मैड्रिड जीत गया और सुपर कप का विनर हो गया रियल मैड्रिड। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। देखो कल का मैच के बारे में तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था, क्योंकि एम्बापे का पहला मैच था। कहने की ये क्वेश्चन था कि एम्बापे, रॉड्रिगो, विनीशियस किस तरीके से यूज करेगा कार्लो अंचेलोत्ती, एंड कल यूज भी किया। और एम्बापे को तो भैया एक अलग लेवल का स्क्रूटिनाइज भी लगा। आप जानते हो एम्बापे अगर ठीक ठाक तरीके से पास भी नहीं देगा तो बोला जाएगा देखो भैया पास नहीं दे रहा है, देखो भाई यूगो प्रॉब्लम है, ये सारा कुछ तो होगा। इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था किस तरीके से अंचेलोत्ती इस चीज को मैनेज करेंगे और इनके बीच में रिलेशन या फिर बॉन्डिंग या फिर कॉम्बिनेशन किस तरीके से बैठेंगे। कल का मैच दो पार्ट का था, दो हाफ का था। पहले हाफ में थोड़ा क्रम्बलेंस दिखा, और जो होना भी चाहिए 15-20 मिनट स्टार्ट थोड़ा अच्छा नहीं था, क्योंकि दोनों टीम का स्टार्ट थोड़ा अच्छा नहीं था। दोनों टीम का स्टार्ट थोड़ा शेकी था, क्योंकि देखो 2-2.5 महीने बाद फुटबॉल स्टार्ट हो रहा है, क्लब फुटबॉल वापस आ रहा है। तो कह रहे हैं कि थोड़ा मैच शार्पनिंग बताओ, कम्युनिकेशन कनेक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा। तो पहले 15-20 मिनट का बात छोड़ो, दोनों टीम का पासिंग एक्यूरेसी बताओ या फिर क्रम्बलनेस बताओ, डिफेंसिव कंपोजर बताओ, गलत था। 20 मिनट बाद अटलांटा ने बहुत बार पीछे मैड्रिड को खोला। देखो मैड्रिड का अगर मैं पॉइंट बताऊं, मैं एक्साइटेड हूं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। एम्बापे भैया बहुत बढ़िया प्लेयर है, एम्बापे भैया बहुत बड़ा प्लेयर है। रियल मैड्रिड बहुत कुछ उखाड़ पाएगा, एक्सपेक्टेशन है हाँ भैया बहुत कुछ उखाड़ पाएगा। एक्सपेक्टेशन एक्साइटमेंट 100 क्या 1000% है। लेकिन अगर रियलिटी की बात बोले ये क्या परफेक्ट टीम है? नहीं मेरे भाई, ये परफेक्ट टीम नहीं है। दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है मैड्रिड का जो मिडफील्ड का क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी थोड़ा कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि मिडफील्ड का जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस था दैट इज टोनी क्रूस, हमारा जर्मन स्नाइपर, वो बंदा गायब हो चुका है। और दूसरा चीज है पूरा टैक्टिक्स बदल चुका है। क्यों? क्योंकि देखो गोलकीपर से बॉल क्रूस लेता था, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करता था, क्रूज सेट करता था टेम्पो, और एक गेम का टेम्पो जो बंदा सेट करता है वही बंदा गेम का असली राजा होता है। ऑल्दो जो बंदे भाई ज्यादा ड्रिबल करते या फिर गोल स्कोर करते, बैंगर्स मारते, उस बंदे का नाम आप सोशल मीडिया पे ज्यादा रील्स पे या फिर पिक्चर्स पे वायरल देखते हो। लेकिन जो बंदा फुटबॉल देखा है, जो बंदा 90 मिनट फुटबॉल देखता है, उसको पता है इस गेम का एक्चुअल राजा कौन है। और कल का मैच के बाद हम लोगों को टोनी क्रूज को ज्यादा रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि देखो बहुत सारे प्लेयर्स को हम लोगों ने रिप्लेस तो कर दिया। बेंजेमा को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, गैरेथ बेल को रिप्लेस कर दिया, हैजार्ड को रिप्लेस कर दिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी रिप्लेस कर दिया, उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन टोनी क्रूज को जब रिप्लेस करने का बारी आया तब रियल मैड्रिड को अपने टैक्टिक्स से रिप्लेस करना पड़ा। जो टोनी क्रूज करता था गोलकीपर से बॉल लेके कैरी करना, वो कैरी करने वाला, टेम्पो सेट करने वाला प्लेयर नहीं है। तो अभी क्या करना पड़ रहा है मेरे भाई? करना पड़ रहा है कोर्तवा को भैया लॉन्ग बॉल मारने पड़ रहे, क्योंकि जो तीन हमारे जो बीबीसी, हमारे जो स्पीडी प्लेयर्स, हमारे जो फिनिशर, हमारे जो पोस्टर बॉयज, तीनों जो सामने, रॉड्रिगो बताओ, विनीशियस जूनियर बताओ या फिर एम्बापे बताओ, सामने फेंकना पड़ रहा है, लॉन्ग बॉल के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है, क्योंकि वो टोनी क्रूज का पार्ट अब मिस हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि पहले हाफ टाइम में ना आई एम रियली नॉट कन्विंस्ड फ्रॉम आवर बैकलाइन। इधर मिले तो रूडिगर, कारवाल है, लेकिन बैकलाइन में स्टेबिलिटी बताओ मेरे को नहीं दिख रहा था। बहुत बार अटलांटा भैया बॉक्स के सामने हलचल मार रहा था, 2-3 शॉट भी अटेम्प्ट किए गए, थोड़ा लग बाय चांस या फिर उसका उनका भी शार्पनेस वगैरह नहीं था, उनका भी गेम अवेयरनेस थोड़ा बहुत फाइनल टाइम में डिसीजन मेकिंग थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, नहीं तो भैया गोल कंसीड कर सकते। और गैस्पेरिनी की टीम हम लोग देखे बायर लेवरकुसेन के साथ, पहला गोल अगर कंसीड कर जाते तो भैया क्वेश्चन मार्क होता। और तो पहला गोल कंसीड करने के बाद रियल मैड्रिड भैया कमबैक करता है, लेकिन भैया हर वक्त कमबैक नहीं होता। एज अ फुटबॉलिंग टर्म में अगर बताए, पहला गोल अगर यहाँ पे अटलांटा स्कोर कर देता, मैच का भाई डायरेक्शन दूसरी तरफ जा सकता था। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो गोल स्कोर नहीं कर पाए। और तो हमें भी मौके मिले थे, हमारे रॉड्रिगो चाचा को तो भैया फ्री डिलीवरी मिल गया था, लेकिन रॉड्रिगो चाचा हमारे पोस्ट पे हिट कर दिए। जूड बेलिंगहम को एक थर्ड मैन रन मिला था, बंदा बॉक्स में एंटर कर चुका था, लेकिन यहाँ पे बॉल बंदा होल्ड नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया, गोलकीपर से कोलैप्स हो गया, वहां पे एक चांस मिला था। एम्बापे को एक चांस मिला था, जूड बेलिंगहम ने एम्बापे को पास किया था, लेकिन बंदे ने मार दिया पूरा सेंटर बैक के छाती में। तो 2-3 चांस हेयर एंड देयर मिले थे, लेकिन 45 मिनट पे रियल मैड्रिड, मैं जो बोलना चाहता हूं, रियल मैड्रिड इज नॉट लुकिंग कन्विंस्ड। टोनी क्रूज को वो मामला, डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस का मामला, ये भी हो सकता है कि 2-2.5 महीने बाद फुटबॉल हो रहा है, थोड़ा बहुत क्रम्बलनेस तो होगा, थोड़ा बहुत गेम शार्पनेस का प्रॉब्लम तो होगा। लेकिन आफ्टर द हाफ टाइम मैच पलटा। देखो मैच कन्विंसिंगली नहीं पलटा, टैक्टिक वाइज नहीं पलटा, लेकिन एफर्ट्स मारे लोगों ने। पहली बात मैं बोलना चाहता हूं जूड बेलिंगहम भैया व्हाट अ प्लेयर बंदा, व्हाट अ प्लेयर। 20 साल का बंदा है, लेकिन 20 साल का बॉडी स्ट्रक्चर। मैं बताता हूं कि बहुत सारे लोग ना 20 साल का, मैंने बहुत टैलेंटेड प्लेयर देखे, लेकिन इस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर नहीं देखा। ही इज नॉट अ डिसेंट इंग्लिश गाय। 20 साल का जो स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर है ना, बंदे को लगता है 29-30 साल का एक बंदा लौंडा है, मतलब ही इज अ मैन, ही इज नॉट अ बॉय, 20 साल का बॉय नहीं है। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी मूवमेंट है, होल्ड करने का जो एबिलिटी है भैया, बॉल बंदा लूज नहीं करता। और मिडफील्ड में जो रोबोस्ट मिडफील्ड है हमारे पास, कामाविंगा नहीं है, चुआमेनी से आप क्रिएटिविटी या फिर बॉल प्रोग्रेशन का आप बात नहीं कर सकते। फेडे वैलवर्डे भी बॉल होल्ड कर पाता है, लेकिन आप बॉल प्रोग्रेशन मिडफील्ड में बॉल चला नहीं पाता है। कल का जो मैच था भाई, बेली बॉय ने बॉल जो चलाया, बंदे ने जो ड्रिबल दिया, बंदे ने जो लाइन ब्रेकिंग पासेस किए, बंदे ने जो बंदे काटे, काफी बढ़िया है। जूड बेलिंगम भैया धीरे धीरे एक बीस्ट बनते हुए, जूड बेलिंगम मिडफील्ड का जान बनते हुए, और आने वाले 4 से 5 साल में जूड बेलिंगम इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन रियल मैड्रिड। हो सकता है विनीशियस जूनियर होगा क्योंकि गोल स्कोर करेगा, हो सकता है किलियन एम्बापे होगा क्योंकि भर भर के गोल स्कोर करेगा, लेकिन जूड बेलिंगम विल बी द बिगेस्ट नेम इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री। बंदे का गेम मेरे को बहुत ही खतरनाक लगा, स्पेशली अब हाफ टाइम के बाद बंदे ने अपना औकात दिखा दिया। फेडे वैलवर्डे अच्छा मैच था, होल्डिंग मिडफील्ड का जो रोल प्ले करता है फेडे वैलवर्डे, आखिर में बॉक्स में भी अराइव करता है, काफी अच्छा गेम था। चुआमेनी का भी, आप चुआमेनी का जो कंट्रीब्यूशन है उस तरीके से कंट्रीब्यूशन चुआमेनी भी दिया। इसके बाद लुका मॉड्रिच आया, लुका मॉड्रिच भी अपने काम कंपोस्ट तरीके से थोड़ा मैच को कंट्रोल किए। रॉड्रिगो का भी हियर एंड देयर अच्छा मैच था, एक बंदे ने फिनिश अगर कर दिया होता तो और भी कंफर्टेबली हम लोग जीत जाते। विनीशियस जूनियर भैया चुम्मा, देखो विनीशियस जूनियर को भी ड्रॉप करना पड़ रहा है, और क्रूज वाले वो चीज के लिए, देखो क्रूज एक ऐसा प्लेयर है ना, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, उसका जो एम्प्टीनेस है उसको भरने के लिए ना 3-4 प्लेयर को काम करना पड़ रहा है। एम्बापे को भी कभी कभी ड्रॉप करना पड़ रहा है, विनीशियस को कभी कभी ड्रॉप करना पड़ रहा है, जूड बेलिंगम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट क्रिएट करना पड़ रहा है, इधर मिली तो या फिर रूडिगर को भी थोड़ा आगे जाना पड़ रहा है, या फिर कुर्तुआ को लॉन्ग बॉल मारने पड़ रहे, बहुत काम करने पड़ रहे। एक प्लेयर का गेम प्ले को रिप्लेस करने के लिए आप समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट और कितना इंपैक्टफुल प्लेयर था। शायद वो बंदा गोल नहीं करता था इसलिए ज्यादा भाव नहीं मिलता था आज की जनरेशन में, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि एक बंदे को रिप्लेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम एक है, राइट विंग बताओ या फिर लेफ्ट विंग बताओ, हमारा जो लेफ्ट बैक राइट बैक है ओवरलैप रन नहीं निकाल पा रहे, सिर्फ हमारे लॉन्ग बॉल के ऊपर थोड़ा डिपेंड होना पड़ रहा है, और सेकंड बॉल हम लोग नहीं जीत रहे। एम्बापे बताओ, विनीशियस बताओ, कोई फिजिकल या फिर लंबा बंदा नहीं है, तो सेकंड बॉल हम लोग जीत नहीं पा रहे। विद द बॉल 4-4-2 का फॉर्मेशन था, विदाउट द बॉल 4-3-3 का कॉम्बिनेशन था। अभी देखना पड़ेगा इस तरीके से कितना दिन सस्टेन किया जाएगा। देखो बड़े टीम के खिलाफ इस तरीके से लॉन्ग बॉल, सेकंड बॉल, सिर्फ काउंटर, सिर्फ ऐसा बॉल फेंक देना कि वो तीनों मिलके कुछ कर देंगे, इस तरीके से भैया नहीं होगा। आंचेलोत्ती को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। अब कैसे अपडेट करना पड़ेगा देखना पड़ेगा। लुका मॉड्रिच भी इस मिडफील्ड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले इस सीजन, क्योंकि लुका मॉड्रिच हमारे टेक्निकल मिडफील्डर है, और मिडफील्ड में टेक्निकलिटी बोलो, क्रिएटिविटी बोलो, उसका दरकार है, और ओवरलैपिंग रन भी थोड़ा चाहिए, क्योंकि रॉड्रिगो, विनीशियस को सिर्फ आप सामने बॉल फेंक के उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते कि वो लोग कुछ ना कुछ कर देगा। लेकिन फाइनली हाफ टाइम के बाद पहला गोल आया, विनीशियस जूनियर ने भैया अपना अलग लेवल का ब्राजीलियन मूव दिखाया, एकदम बॉल लेके बॉक्स के अंदर चला गया, फेडे वैलवर्डे के पैर पे बॉल दे दिया, फेडे वैलवर्डे ने बहुत बढ़िया गोल मार दिया। और 8 मिनट बाद आया वो मोमेंट जिस मोमेंट का रियल मैड्रिड फैन का बहुत दिनों से इंतजार था मेरे भाई, किलियन एम्बापे का गोल। जूड बेलिंगम का असिस्ट आया, किलियन एम्बापे गोल दिए, एंड किलियन एम्बापे विनीशियस एक साथ मिलके सेलिब्रेशन वगैरह किए। बहुत सारे लोग बोल रहे ईगो वगैरह क्लैश होगा, लेकिन मेरे को लगता है मैंने जो बताया था आपको 15-20 दिन पहले कि एम्बापे यहाँ पे आके भैया ईगो नहीं दिखाएगा, वो देख पाएगा, वो समझ पाएगा मैं एम्बापे हूँ ठीक है, लेकिन मैं जिसके साथ खेलना वो भी भैया रॉड्रिगो है, वो भी भैया विनीशियस जूनियर है, वो भी भैया जूड बेलिंगम है, एक बार 2 बार यू से उखाड़ चुका है ये लोग, तो यहाँ पे थोड़ा ओवरऑल हो ही जाएगा। पापा पेरेस, कार्लो आंचेलोत्ती, किसको ईगो दिखाएगा मेरे भाई? 10 नंबर जर्सी पहनता है भैया लुका मॉड्रिच, उसको ईगो दिखाएगा? तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे ईगो क्लैश वगैरह होंगे। लेकिन एक्साइटिंग यस, मजा आया यस, लेकिन आई एम नॉट कन्विंस्ड विद रियल मैड्रिड। हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा, हम लोग बहुत चीजों के ऊपर सुधारना पड़ेगा, जिस चीज के ऊपर हम लोगों ने बात किया। और भी कुछ डाउट या फिर और भी कुछ क्वेश्चन या फिर और भी कुछ गेम प्ले का मूवमेंट आप लोगों ने देखा तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना। आई एम वेरी एक्साइटेड, सीजन स्टार्ट होने वाला है। अब देखना पड़ेगा इस मिडफील्ड के साथ, इस ट्रायो के साथ किस तरीके से हमारे चाचा कार्लोस अंसेलोत्ती अपडेट करते हैं, और बड़े टीम के खिलाफ हम लोग का अप्रोच क्या होता है। ट्रांसफर विंडो खत्म हो जाने के बाद मैं रियल मैड्रिड का प्रीव्यू लेके आऊंगा, इस सीजन हम लोग रियल मैड्रिड से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम लोग का अगला वॉच अलोंग होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलहम। जुड़ना मत भूलिएगा, रेगुलर वॉच अलोंग वगैरह होगा। और अगर कंटेंट अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। टेक केयर, पीस आउट।